5 मई रात 8 बजे ईडी के जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी अचानक उनके पास एक कॉल आती है। कॉल कटते ही तुरंत वह डिनर छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस कॉल में कि कपिल राज को एक अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी मेंबर्स को कॉल किया और इमीडिएटली रांची पहुंचने के लिए बोला। वह खुद भी ईडी की 3 टीमों के साथ तुरंत दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना होते हैं। सभी मेंबर्स को झारखंड के रांची में पहुंचकर मिलना था। वो अलग अलग जगह से रांची पहुंचते हैं। रात के 12 बजे तक पूरी टीम रांची पहुंच जाती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि यह एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि इस सीक्रेट मिशन के बारे में लोकल पुलिस को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़े IAS ऑफिसर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। झारखंड में करप्शन, इनलीगल माइनिंग और ब्लैक मनी का नाम आने पर हर जुबान पर या तो ईडी का नाम आता है या फिर इस ऑफिसर का। कहते हैं इस ऑफिसर ने दौलत और ताकत तो कमाई, लेकिन कुछ ऐसा कर गई जिसकी वजह से पैसा और इज्जत दोनों खो दिया। अब सवाल ये आता है, आखिर ये ऑफिसर कौन थी जिस पर रेड करने के लिए न केवल दिल्ली से 3 टीमें आई, बल्कि लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया भी पीछे घूमती रही। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से। 7 जुलाई 1978 को एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था पूजा सिंह। स्कूल और कॉलेज को टॉप करने के बाद IAS के लिए प्रिपरेशन करने वाली यह लड़की साल 2000 में महज 21 साल 7 दिन की उम्र में उस समय की सबसे यंगेस्ट IAS अफसर बनी। इसके लिए उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम एज में IAS अफसर बनने वाली लड़की के रूप में दर्ज किया गया। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहने वाली पूजा सिंघल की पहली पोस्टिंग झारखंड के हाजरीबाग में SDO के पद पर होती है और फिर यहीं से इनका IAS का सफ़र शुरू होता है। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहे एक घोटाले के बारे में पता चलता है, जिसमें सरकारी योजनाओं की बुक्स को कुछ लोगों द्वारा इनलीगल बेचा जा रहा था, यानी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। यह इमीडिएट अपनी टीम को बुलाती है और अपनी टीम के साथ हर उस जगह पर छापेमारी करती है जहां से इनलीगल काम को ऑपरेट किया जा रहा था। छापेमारी में मिली सभी बुक्स को जब्त किया जाता है और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इन लोगों को हवालात के पीछे धकेल दिया जाता है। फिर इस रेड की सक्सेस के साथ ही इनका प्रमोशन का दौर शुरू हो जाता है। इन्हें टाइटल दिया जाता है एक दबंग IAS ऑफिसर का। उस समय IAS की प्रिपरेशन करने वाली हर स्टूडेंट का सपना था कि वो पूजा सिंघल की तरह दबंग IAS अफसर बने। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है इनके सीनियर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर राहुल पवार से, और फिर धीरे धीरे दोनों क्लोज आ जाते हैं। इनकी लव स्टोरी भी IAS कपिल, टीना डावी और अतर खान की तरह है। उस समय अगर सोशल मीडिया का क्रेज आज की तरह होता तो बच्चे बच्चे की जुबां पर पूजा सिंघल का नाम होता। इनकी लव स्टोरी के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले हम यह जानते हैं कि दूसरों पर रेड करने वाली IAS पूजा सिंघल पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रेड क्यों की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से पूजा ने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया हो। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। जब यह राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डायरेक्टर थी तो इन्हें यहाँ पर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने और मैनेजमेंट को सही करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। गवर्नमेंट फंड से डिसेबल लोगों की मदद की। बेड्स की संख्या को हज़ारों से बढ़ाकर 1500 करवाया।
डॉक्टर और नर्सेस को डिसिप्लिन में रहकर काम करने पर सख्ती दिखाई, महिलाओं की पिछड़ी सोच को बदलने का प्रयास भी किया, यहाँ तक कि अपनी विधवा माँ की दोबारा शादी भी करवाई। अभी तक इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब यह समय आ गया था कि इन पर करप्शन का आरोप लगना शुरू हो गए थे। यह कोई छोटे मोटे आरोप तो नहीं थे, बल्कि करोड़ों के घोटाले के आरोप थे। इस पर सबसे पहले आरोप यह था कि जब यह 2007 में चतरा की डिप्टी कमिश्नर थी, तब इन्होंने 1,43,00,000 के मनरेगा के पैसे का घोटाला किया था। जब इन्हें लगा कि इस घोटाले पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, इन्होंने इस घोटाले को कंटिन्यू रखा और लगभग 6 करोड़ रुपए जमा कर लिया। और फिर जब 2008 में इनका ट्रांसफ़र खूंटी में हुआ और खूंटी के डिप्टी कमिश्नर बनी, तो काले पैसे को छिपाने के लिए इन्होंने यह पैसा 2 NGO को दे दिया, जबकि फाइल्स में ऐसा दिखाया गया कि आयुर्वेदिक औषधि वाइग्रा और मौसली की खेती में पैसा लगाया गया है, जबकि ऐसी कोई खेती तो हुई ही नहीं थी। फिर 2009 से 2010 तक इस घोटाले में लगभग 18 करोड़ की हेराफेरी की मनरेगा घोटाला तब सामने आया जब पूजा सिंघल की जगह पर आए दूसरे डिप्टी कमिश्नर ने इंजीनियरों के द्वारा किए गए काम के हिसाब किताब की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। इस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि पूजा सिंघल ने मनरेगा से फंड का जो पैसा निकाला था उसके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स तक को नहीं बताया। इस मामले को लेकर 2012 में ईडी ने पूजा सिंघल के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर लिया। इस समय झारखंड में 2010 से 2013 तक अर्जुन मुंडा की सरकार थी। इन्होंने ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को पूजा के बारे में जांच करने का आदेश दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर के आदेश के बाद भी कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से और झारखंड में पूजा सिंघल की पदवी और पावर को देखते हुए ACB ने कोई जांच नहीं की, लेकिन उन्होंने पूजा सिंघल पर नज़र रखना तो शुरू कर ही दिया था। अब इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तलाश थी तो एक अच्छे मौके और सबूत की। इन पर एक और आरोप लगता है कि कई लोकल एरियाज में ड्यूटी करने के दौरान जब पूजा सिंघल को 2012-13 में पालमू के एक जंगल का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, तो अथॉरिटी होने के वजह से पूजा सिंघल ने अपने आसपास के एरियाज के सभी माइनिंग ऑफिसर्स को अपने अंडर में लेकर अपने CA सुमन कुमार के जरिए कोयला, आयरन, बालू, पत्थर, टाइम स्टोन की माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। माइनिंग से रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए पूजा ने अपने बावर्ची की सिम अपने मोबाइल में डाली और फिर उसी नंबर से माइनिंग से रिलेटेड बातें होती थी, वो भी कोड वर्ड में। लेकिन पूजा सिंघल उस समय फंस गई जब उन्होंने आदिवासियों के 83 एकड़ जमीन पर प्राइवेट कंपनी ऊषा मार्टिन को बिना किसी सरकारी ऑर्डर के माइनिंग के लिए दी, जिसको लेकर आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां के डिविजनल ऑफिसर ने इसकी जांच करवाई। इसमें पूजा सिंघल को दोषी पाया गया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पूजा सिंघल की इस स्टोरी का एक किस्सा ये भी आता है कि जब 2014 से 2019 में झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवर दास बने थे, तो एक बार जब रघुवर दास जनसंवाद कर रहे थे तो इस जनसंवाद में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि धनबाद में उसकी एक दुकान है जिस पर कुछ लोग पैसे की वसूली करने आते हैं और वह लोग बताते हैं कि यह पैसा रांची में बैठी IAS ऑफिसर पूजा सिंघल को देना पड़ता है। यहाँ पर अब मज़ेदार बात यह है कि पूजा सिंघल खुद चीफ मिनिस्टर की बगल वाली कुर्सी पर बैठी होती है। तो यह सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और CM साहब उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन CM के साथ पूजा के संबंध अच्छे होने की वजह से
पूजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब 2019 में हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बनते हैं और पूजा सिंघल पर लगे इतने आरोपों के बाद उन्हें माइंस एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेकिन अगर आपको याद है तो ईडी की नज़र पूजा पर बनी हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2020 में ईडी रोड कंस्ट्रक्शन में घटिया माल का यूज करने के चलते एक जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार करती है। इस इंजीनियर के पास उसकी आय से 679% ज़्यादा संपत्ति मिली और जब इस इंजीनियर के साथ इंट्रोगेशन किया गया तो पता चलता है कि घोटाले का 5% कमीशन इंजीनियर डिपार्टमेंट को भी जाता है और 15% कमीशन डीसी ऑफिस में। जब ईडी ने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला उस समय वहां की डीसी पूजा सिंघल थी और इस तरह ईडी को पूजा के अगेंस्ट पुख्ता सबूत मिल जाता है। लेकिन अभी भी ईडी इंतजार करती है। जब उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया तो उसमें भी लगभग 400 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ और फिर इसी घोटाले के साथ पूजा सिंघल के इस केस में मनरेगा से शुरू हुई ईडी की यह जांच इनलीगल माइनिंग की तरफ मुड़ गई और अब वो डेट आ चुकी थी जब कई सालों के बाद ईडी का इंतजार खत्म हुआ। यानी 5 मई 2022 की रात को पूरी टीम रांची में ही स्टे करती है और फिर अगले दिन सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ईडी और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की टीम के साथ मिलकर मनरेगा और माइनिंग घोटाले के आरोपियों को रेड करने के लिए रवाना हो जाती है। इसके लिए ईडी की टीम ने 5 स्टेट झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में 25 जगह पर रेड किया, जिसमें रांची, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुजफ्फरनगर शामिल हैं। सबसे पहले ईडी को अलग अलग 3 टीम पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके सीए सुमन सिंह के घर और पूजा सिंघल के पति डॉक्टर अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी प्रेम कहानी तो डिप्टी कमिश्नर राहुल पवार के साथ चल रही थी, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं कहानी पर। जब ईडी की टीम पूजा सिंघल के घर का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, हमारे पास वारंट है। यह सुनते ही जल्द से जल्द पैसा कमाने का लालच रखने वाली पूजा सिंघल को एक जोर का झटका लगता है। इनके घर की जांच के समय एक रेड डायरी मिलती है जिसमें इस घोटाले से जुड़े हुए नेता और ऑफिसर्स की जानकारी भी मिलती है। इनके पति के पल्स हॉस्पिटल में हुई अचानक रेड में हॉस्पिटल में प्रेजेंट सभी लोगों को रोक लिया जाता है और बिना आईडी प्रूफ दिखाए किसी को बाहर तक नहीं जाने दिया जाता। सबसे ज़्यादा रुपया पूजा के सीए कुमार के पास मिलता है। जब उससे इस पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं कई कंपनी में सीए हूँ, तो इसमें से किसी का भी पैसा हो सकता है। इससे ईडी को समझ आ गया कि इतने आसानी से जानकारी मिलने वाली नहीं है और फिर ईडी ने उससे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ पूजा सिंघल से भी लगभग 17 से 18 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें पूजा ने कोई भी इल्ज़ाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उल्टा ईडी के ऑफिसर्स को धमकाया कि यह मेरा एरिया है, तो मुझे नहीं जानते, यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर दिसंबर में ईडी ने उनके पति के अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 जगह ज़मीन के टुकड़ों को जब्त कर लिया, जिनकी टोटल कीमत लगभग 82 करोड़ की तो थी ही। इन सब के अलावा उनके ससुर कामेश्वर झा के घर पर भी रेड की गई। इसके अलावा जहां पूजा के माता पिता और भाई रहते थे उस जगह पर भी रेड की गई। इस रेड में पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची वाले आवास में 19 करोड़ 31 लाख नगद, 150 करोड़ से ज़्यादा के
अलग अलग सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट मिले। इस छापेमारी के बाद 8 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा और फिर लगातार 3 दिन यानी 9, 10 और 11 मई को पूजा सिंघल से घंटों घंटों तक इंट्रोगेशन किया गया। फिर अगले दिन 12 मई के न्यूज़पेपर की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, पूजा सिंघल अरेस्टेड। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पूजा के पास 2 पैन कार्ड थे। इनके पति के हॉस्पिटल की जो ज़मीन थी वह विवादित थी, जिसे पूजा ने अपने ही पावर का यूज करके अपने पति को दिलाई। ज़मीन को खरीदने के लिए पूजा ने बैंक से 23 करोड़ का बैंक लोन दिलवाया था। गुनाह साबित होने के बाद झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने पूजा सिंघल को उनकी ड्यूटीज और माइनिंग सेक्रेटरी के पद से हटा दिया। जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल को चक्कर आ गया। जेल कर्मियों ने दवा खिलाई, तब जाकर वह होश में आई। इसके बाद वह पूरी रात वहां मच्छर काटने और बाढ़ में पसरी गंदगी बदबू के चलते सो नहीं पाई। सुबह जेल के जमादार पर रौब दिखाया और जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया। पूजा का कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ईडी टीम की हर तरीके से मदद की और आगे भी वह ऐसा करती रहेगी। अभी उनका फिलहाल स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसकी वजह से वह चाहती है कि उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन कोर्ट का कहना है कि पूजा सिंघल पर गंभीर आरोप है और इनके पर्याप्त सबूत भी हैं। जेल से बाहर आने के बाद वह इस मामले को प्रभावित कर सकती है, ऐसा बोलते हुए उनके वकील सिद्धार्थ लूथर को तारीख पर तारीख दी जाती रही। वहीं बात करें तो पूजा सिंघल ने 2 शादियां की थी, जिसमें उनकी पहली शादी राहुल पवार से हुई थी, जो 1999 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं, जबकि पूजा 2000 बैच की IAS अफसर है। मतलब राहुल पूजा से सीनियर ऑफिसर थे। फिर बाद में इनकी आपसी अनबन के चलते उनके बीच झगड़े हुए और बात तलाक तक पहुंच गई। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आयुषी पवार है। और फिर तलाक के बाद पूजा सिंघल की मुलाकात एक बिजनेसमैन अभिषेक झा से होती है। इस समय पूजा पालमू में डिप्टी कमिश्नर थी। इनकी बातचीत की शुरुआत फेसबुक चैट से हुई और बातों ही बातों में अभिषेक झा इन्हें इम्प्रेस करने के लिए फूल लेकर इनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी क्लोजनेस बढ़ती चली गई, रिलेशंस अच्छे होते चले गए। फिर इन्होंने शादी कर ली। अभिषेक रांची में पल्स हॉस्पिटल चलाते थे। अब देखिए, ईडी की जांच के बाद पूजा सिंघल की कुल संपत्ति में रांची का 80 लाख का घर, 4500 स्क्वायर फीट का एक कॉमर्शियल प्लॉट जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख है। इन सब के अलावा कोलकाता में भी एक घर है जिसकी कीमत 30 लाख है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि लालच नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।